अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज टॉप स्टोरीज हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन, अदालत में और इलेक्शन कमीशन में चैलेंज होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद नून लीग एहसन इकबाल साहब के साथ है। दानियाल अजीज को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो अंदरूनी मामलात हैं उस हवाले से प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। और आखिर में जंग बंदी का खात्मा तो हो गया, लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने गजा के अंदर जो तबाहकारी मचाई है वो कोई भी देख ले तो उसकी रूह काम जाए। प्रोग्राम के आखिर में इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रा पार्टी इलेक्शन। बहुत ही शॉर्ट अल्टीमेटम के ऊपर ये इलेक्शन करवाया गया। इसके अंदर बड़े ही यूनिक नॉमिनी सामने आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रेगुलर कन्वेंशन क़यादत है उसमें से हमने देखा कि चेयरमैनशिप के लिए कोई भी नॉमिनेट नहीं हुआ। बहरहाल जब ये इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन के अंदर कोई मजीद पैनल सामने नहीं आया। बिला मुकाबला तमाम यहां पर नुमाइंदगियां इलेक्ट हुई। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि पार्टी चलाएंगे इमरान खान साहब ही, वो सिर्फ एज ए सीट वार्मर यहां पर है। इस मौके पे हमने देखा कि इलेक्शन से एक दिन पहले अकबर एस बाबर साहब दोबारा मंजर आम पे आते हैं। वो कहते हैं मैं पार्टी मेंबर हूं, हम भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के मिजाज हैं और हम इसके बारे में सोच रहे हैं, हमें पार्टी पेपर्स दिए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ना वो रुकन है ना ये वो आइन है जो पहले होता था, ये आइन ही तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बमुकाबला अकबर एस बाबर साहब, जरा ये मामला भी देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 17 मई 2017 को, फिर उसके बाद सिंगल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद डबल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि आई एम अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमने उनसे कहा जी हमें कागजात नामजदगी दिया जाए, हमने कहा हमें वोटर लिस्ट दी जाए। उन्होंने कहा जी हमारे पास कागजात है ही नहीं, ऐसे कागजात सेंट्रल ऑफिस में एग्जिस्ट ही नहीं करते। बाबर एस अकबर ने एक स्टेटमेंट दी कि मैं वहाँ इलेक्शन ऑफिस में गया हूँ और मुझे पेपर नहीं मिले। मैं और मेरा पूरा पैनल, मुझे ना उसने कोई राब्ता किया, ना मुझे उसने कोई फोन किया, ना मुझसे उसने कोई पेपर किया, ना मेरे रिटर्निंग अफसर से कोई राब्ता किया। ये तमाम टीम मेरे साथ मौजूद थी और उन्होंने नीचे आके एक वीडियो बना के पूरे मीडिया पे चलाई। इसको पार्टी से निकाला गया था और ये पार्टी में मौजूद नहीं, ना ये वेरीफाइड पार्टी का वोटर है, तो ये कैसे इल्जाम लगा सकता है। अकबर एस बाबर साहब ने एक कदम आगे बढ़कर यह भी कहा है कि अब जो आज इलेक्शन हुआ है उसके नताइज को, उसके प्रोसेस को वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन के अंदर चैलेंज भी करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन में यकीनन ये हकायक रखेंगे और आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन के सामने तहरीरी तौर पर ये तमाम रखेंगे और तमाम जो हम वर्कर्स हैं या फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो उसका हिस्सा बनेंगे। फिर उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इन शवाहिद को सामने रख के आइन और कानून के मुताबिक क्या फैसला करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी मामलात हैं उसके ऊपर सवालात उनसे होने चाहिए। इलेक्शन की सेहत और शफाफियत के बारे में बिल्कुल सवाल होने भी चाहिए। इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना भी होगा और शायद इलेक्शन कमीशन के अंदर जो एतराजात हैं उसका भी बाकायदा मुदल्लल जवाब देना होगा। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जो बयानात हैं वो बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे किसी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आ जाए, क्योंकि उनके ना आज जहां पर जो मौकफ था उसके अंदर कोई वजन था, ना ही उनके अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स इतने शानदार थे कि वो किसी और सियासी जमात के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर सवालात उठा सकें। आगाज करते हैं मरीम औरंगजेब साहिबा से। उन्होंने आकर ये कहा कि ये आरटीएस बैठ गया, ये 15 मिनट में इलेक्शन हो गया, ये इलेक्शन भी कोई इलेक्शन है। मतलब चेक द ऑडेसिटी के पीएमएलएन जो है वो अपनी जमात के अंदर जो बिला मुकाबला लोगों को इलेक्ट कराती आई है वो दूसरी जमातों के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर सवाल उठा रही है। लेकिन बहरहाल जी उठा रही है मरीम औरंगजेब साहिबा ने, क्या कहा सुनिए। आज पीटीआई का आरटीएस बैठ गया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को 15 मिनट में इलेक्शन करा के, सफाया करा के, प्रेस रिलीज इशू करके इलेक्शन हो गए, मुंतखाब हो गया, लोग मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए और पूरे प्रोसेस को पाकिस्तान की आवाम के सामने आना चाहिए। अभी पता क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ अभी क्या होगा। अभी इलेक्शन कमीशन अगर नोटिस लेगा, और बिल्कुल लेना चाहिए, जब नोटिस लिया जाएगा अपने अमाल के ऊपर रोशनी नहीं डाली जाएगी, चीफ इलेक्शन कमीशन को गाली दी जाएगी। तो सर अपने अमाल पे भी रोशनी डाल ही लेते हैं। यहां पर पीएमएलएन के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो पिछले 2 हुए हैं, एक 2018 में हुए और एक जून 2023 में हुए, उसका प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट था, उसमें कितने पैनल्स थे, उसमें कितना मुकाबले की फिजा थी, ये भी हम नजर डालते हैं। फरवरी 2018 में जी नवाज शरीफ साहब ताहयात कायद नून लीग और मियां शहबाज शरीफ साहब बिला मुकाबला सदर नून लीग इलेक्ट होते हैं। उस वक्त हमने देखा कि चले पार्टी पे एक मुश्किल वक्त है तो इलेक्शन शायद कराना आसान ना हो, तो एक तरीके से एक्सरसाइज कर ली गई।
अगले दफा जब हम जून 2023 में देखते हैं तो यही पैटर्न रिपीट होता है। गुज़श्ता 20-25 साल से पीएमएलएन के अंदर इलेक्शन का यही प्रोसेस है कि जब भी इक्तदार होगा, पार्टी चेयरमैनशिप सब कुछ शरीफ खानदान अपने पास रखता है, लेकिन जब ये ऑपोजिशन में होते हैं तो फिर कारकुनों को मजीद इंपॉर्टेंट पोजीशन से नवाजते हैं। जून 2023 देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब ताहयात कायद, शहबाज शरीफ साहब बिला मुकाबला सदर नून लीग मुकर्रर, मरीम नवाज साहिबा बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मुकर्रर, इसहाक डार साहब बिला मुकाबला सेक्रेटरी खजाना मुकर्रर किए जाते हैं। तो ये इनके अपने डेमोक्रेटिक पोटेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स कितने शानदार हैं जी। और ये इलेक्शन ऐसे आसानी से नहीं हुआ, ये बड़ा धक्का देके इलेक्शन कराया गया। बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो खत लिखता रहा पीएमएलएन को कि आप इलेक्शन करवाइए। और फिर हम ये खबर लेके आए हैं आपके सामने एक्सप्रेस न्यूज की, जिसमें वो कहते हैं जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर मुस्लिम लीग नून को ये आखिरी मौका दिया जाता है। और 21 नवंबर को फिर ये नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि बार बार कहा जा रहा है जी इलेक्शन करवाएं आप, लेकिन वो इलेक्शन करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इनका। हमने पार्टी को शो कॉज नोटिस भी भेजा, ये भी कहा इलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद उनका कि अगर ये इलेक्शन ना हुए तो ये जमात की जो पूरे निशान है और जो पार्टी है ये मुश्किल में आ सकती है। और इसकी जो मजीद डिटेल्स थी कि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये इस साल में कुछ 4-5 मर्तबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता रहा पीएमएलएन को इलेक्शन कराइए, डेडलाइंस मिस हुई, लेकिन इवेंचुअली जब लगा कि बिल्कुल यहां पर अब कोई गुंजाइश नहीं है, तब जबरदस्ती इलेक्शन हुए। और वो इलेक्शन कैसे हुए? बिला मुकाबला एक पर्ची सामने आ गई जी कि ये हमारी अगली नुमाइंदगियां हैं। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी आज कुछ ऐसा ही बयान दिया। फैसल करीम कुंडी साहब ने पीपल्स पार्टी के बयान पे आज तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के ऊपर जो सवालात उठाए, जरा सुनिए। उसको कोई नहीं मिला, एक पुराना जिया मिला जो जीए भुट्टो के नारे मारता था। गौहर अली खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और वो बहुत कम वोटों से 2-3 हजार वोटों से 2000 इलेक्शन हुआ है। हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन से कि इसको देखा जाए, एक भरपूर किस्म की धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को जरूर देखना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने इलेक्टोरल प्रोसेस का जवाब जरूर देना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी का यहां पर नहीं बनता ये सवाल उठाना, क्योंकि उनके भी क्रेडेंशियल्स कुछ शानदार नहीं है। जो जनवरी 2017 में आप देखिए, बिलावल भुट्टो बिला मुकाबला चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुंतखब होते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के बिला मुकाबला सदर मुंतखब होते हैं। कोई सामने ऐसा नुमाइशी तौर पे भी कैंडिडेट खड़ा करने की बिल्कुल भी यहां पर ना कोई नौबत होती है, ना ही किसी ने कहा कि कोशिश कर लें थोड़ा सा डेमोक्रेटिक सा इसको एक शक्ल देने की। और फिर जनवरी 2021 में भी हमने देखा यही पैटर्न रिपीट होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बिला मुकाबला चेयरमैन इलेक्ट होते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब भी बिला मुकाबला इलेक्ट होते हैं। आज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन का जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना है, ये सवाल हम उनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खान नियाजी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बराए तहरीक इंसाफ हैं। लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की जगह नहीं है, ये उनकी प्लेस नहीं है कि वो किसी और के इलेक्टोरल प्रोसेस को ऐसे क्वेश्चन करें जब आपका खुद का जो जमहूरी रवैये हैं वो आपके हर इलेक्शन से पहले बड़े ही क्लियरली अया होते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बहुत शुक्रिया नियाजी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आज का जो आपका इलेक्शन है, इसका जो प्रोसेस है, इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बिला मुकाबला था, जब खास तौर पे आपको मालूम है कि आपकी पार्टी अंडर रेडार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ी बारीकी से आपकी मामला देख रहा है, आप लोगों ने बिल्कुल भी नुमाइशी तौर पे कोई और पैनल सामने खड़ा नहीं किया और एक इलेक्शन करा लिया। बिला मुंतखब तमाम लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, जो बाद में चैलेंज भी होगा। इसकी शफाफियत पे भी सवाल है, इसकी ट्रांसपेरेंसी पे भी सवाल है। ये आपने जो इलेक्शन करवाया है, ये आपको आसानी मिलेगी से या आपके लिए मजीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई? बिस्मिल्लाह। ये इलेक्शन जो हमने करवाया है, ये इलेक्शन कमिश्नर का ऑर्डर था, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 23 नवंबर 2011 का, 23 नवंबर 2023 का। उसमें हमें 20 डेज दिए गए कि आप दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। अब मैं पहले ऑर्डर की बात नहीं करता, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है और क्यों हमें इलेक्शन में डाला गया है। और साथ आप देखें कि 8 फरवरी को जनरल इलेक्शंस हैं और नेक्स्ट वीक में आपने उसका शेड्यूल देना है। इलेक्शन कमीशन ने, लोगों ने जनरल इलेक्शन में जाने और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंटर पार्टी इलेक्शन में धकेला जा रहा है। अब इस इलेक्शन को जो हमने फॉलो किया है, वह पॉलिटिकल पार्टी है जो जमहूरियत पे बिलीव करती है। और मुझे पता है कि क्योंकि 2009 के इंटर पार्टी इलेक्शन भी मैंने एज ए पार्टी हेड करवाए, इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए, और 2012 में 2013 के जनरल इलेक्शन से पहले भी हमने कराए। हालांकि इतने खतरात थे कि आगे इलेक्शन होना है। पूरा प्रोसीजर हमने फॉलो किया। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है
اور اس کے انڈر 2020 کے رولز ہیں. اس رولز کی پروویژن کے مطابق میں نے تمام ریٹرننگ آفیسر اپائنٹ کیے 4 صوبوں کے اور سینٹر کے پورا ایک شیڈول دیا جس میں 29 نومبر کے لیے ہم نے نامینیشن پیپر انوائٹ کیے اور اس کے ساتھ ہم نے 1 دسمبر کو نامینیشن پیپر کی سیکیورٹی کرنی تھی اور تمام نامینیشن پیپرز ود پرپوزر سیکنڈر ان کے کارڈ چیک کرنے تھے ریٹرننگ آفیسر نے. وہ تمام مراحل سے گزرے اور اگر کوئی آبجیکشن ہوتا تو وہ آبجیکشن پہ بھی ڈیسیژن کرتا ریٹرننگ آفیسر اور اس سے کوئی اگریوڈ ہوتا تو اس کی اپیل ایز اے چیف الیکشن کے اندر میں نے سننی تھی. یہ تمام پروسیس گزرا اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن یہ کیونکہ یہ پینل کا الیکشن تھا ہر صوبے سے پریزیڈنٹ اور اس کا پینل. ہمارے پاس جو سوال اٹھ رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے پاس ووٹر لسٹ ہے جتنی بھی ہے لاکھوں میں ہے آپ کے پاس کوئی کمپلینٹ آئی ہے سوائے اکبر ایس بابر کے یا دوسری پولیٹیکل پارٹی؟ سر یہی تو سوال ہے. آپ نے یہ جو کہا کہ یہ وہ چھوڑ دے دوسری پولیٹیکل پارٹی ہمیں تو آپ سے سوال پوچھنا ہے نا بیکاز آپ لوگ کلیم کرتے ہیں آپ لوگ بہتر ہیں. اکبر ایس بابر صاحب کہتے ہیں کہ جب آ کر کل پیپر مانگا گیا آپ کہتے ہیں کہ وقت کے بعد آ کے مانگا گیا اس لیے نہیں ملا. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس پیپر تھا ہی نہیں. دوسرا یہ کہ اگر کوئی الیکشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتا تو وہ الیکشن کے لیے اپلائی کرنے کی آپ لوگوں کی طرف سے اجازت تھی ہی نہیں. یہ اتنا بند کمرے کے اندر پروسیس تھا جس کے ریزلٹس اناؤنس کر دیے گئے اور اس میں شفافیت نہیں ہے. سو آپ نے کہا کہ جو رولز بنے سب کچھ لیکن بظاہر اس کی جو شفافیت کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے. فار ایگزامپل پل ڈیٹ کے سربراہ کا میں بیان آپ کو سنوا دیتی ہوں. پرابلمز آپ کے لیے جو سامنے آ کے کھڑے ہوں گے پہلے یہ سن لیجئے پھر اس کا میں آپ سے جواب لوں گی. جی احمد بلال محبوب صاحب کہہ رہے ہیں. انصاف کے 2012 اور 13 کے الیکشن بھی دیکھے ہیں. میرے خیال میں وہ بہت ہی بہتر اور بہت ہی پاکستان کی ہسٹری میں انٹرا پارٹی اچھے الیکشن سمجھے جاتے ہیں. لیکن یہ جو الیکشن ہے ان کے بارے میں تو کوئی بنیادی چیزیں ہی پتہ نہیں تھی. الیکشن کا پروگرام کیا تھا, ووٹ دینے والے کون لوگ ہوں گے, ان کی لسٹ کہاں ہے, امیدواروں سے کب نامینیشن پیپر دیے گئے, کون امیدوار تھے, کیا وہ وقت مقررہ میں کسی نے داخل نہیں کرائے پیپر. ساری باتیں بہت مشکوک لگتی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ قابل اعتبار الیکشن تھے اور جن لوگوں نے آرگنائز کیے ہیں میرے خیال انہوں نے پارٹی کی کوئی خدمت نہیں کی یہ کرا کے. مجھے شک ہے کہ الیکشن کمیشن ان نتائج کو قبول کر پائے. جی سوال یہی ہے, $1 ملین سوال ہے جو اس وقت آپ کی پارٹی کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے. ریاضی صاحب کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو الیکشن ہے جس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ اس کی جو پوری ٹرانسپیرنسی ہے اس حوالے سے آپ قانونی شک و شبہات دور کر پائیں گے؟ یہ آپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے. جی ایک تو میں محبوب صاحب کے کوشچن کا جواب بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ 2012 کے جو الیکشن تھے وہ پی ٹی آئی نے بہت اچھے طریقے سے الیکشن کرائے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ الیکشن بھی پارٹی الیکشن ہیڈ اسلام آباد ریجن کے میں نے کرائے تھے الیکشن 2012 میں اور کنٹیسٹ بھی ہوئے تھے وہ الیکشن. اب اس الیکشن میں آپ نے کہا کہ جی یہ الیکشن پہ سوال اٹھیں گے. دیکھیں ہم نے پروسیجر کو فالو کرنا تھا, کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا تھا, رولز کو. اگر ہمارے پاس جو ریٹرننگ آفیسر کے پاس فارم آتے ہیں ود نامینیشن پیپر اور جمع ہوتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی پینل نہیں ہوتا تو ہم نے اسی طریقے سے جا کے مجھے وہ ریزلٹ بھیجتے ہیں الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمشنر نے اس کو اناؤنس کر دینا ہے ریزولوشن کی صورت میں نیکسٹ ڈے. کیونکہ ریٹرننگ آفیسر نے ڈکلیریشن مجھے سبمٹ کی اور اس ڈکلیریشن کو میں نے ریزولوشن میں وہ الیکشن اناؤنس کر دیے. ہمارے پاس ایک پینل کے سوا کوئی ریٹرننگ آفیسر کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کے سوال اٹھاتا اور میرا خیال ہے میرے پاس تو کوئی سوالات ہی نہیں ہیں. میں تو بابر اکبر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جہاں موجود تھا میرا سیل نمبر بھی آپ کے پاس ہے. میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سیکورٹی بھی مانگی ہے. 29 تاریخ کو میں نے لیٹر لکھا تو آپ مجھے رابطہ کرتے, آپ مجھے پریزنٹیشن دے دیتے کہ جی مجھے الیکشن سے حصہ نہیں دیا. باہر جا کے میڈیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ کلپ دیکھا جو انہوں نے جا کے جیو پہ دیا ہے اور جس سے پہلے انہوں نے وہ میڈیا ٹاک کیا ہے, اس میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ وہاں کے پی کے لوگ بھی بیٹھے تھے, بلوچستان کے لوگ بھی بیٹھے تھے اور پنجاب کی وہ کون تھے, وہ سارے ان کینڈیڈیٹس کے سیکنڈر تھے اور پرپوزر تھے. تو آپ کیسے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں
کہ جی وہ الیکشن کے پروسیس پہ انگلیاں اٹھے گی. جو ہمارے پاس نامینیشن ہم نے تو اکارڈنگ ٹو دا رولز الیکشن کرائے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ کوئی پارٹی اس طرح نہیں کرتی. وہ تو ایک پیپر پہ اوپر جا کے ایک ان اپوز لکھ کے الیکشن کمیشن میں جمع کراتے اور الیکشن کمیشن چپ ہوتا ہے. تو پارٹی نے تو الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن بڑے صاف شفاف طریقے سے. اچھا, آپ کے نزدیک صاف شفاف ہے, اس کو آپ الیکشن کمیشن کے سامنے کرنا ہے اکبر آصف, ہاں آپ اس کو جا کے وہاں پہ ڈیفینڈ بھی کر پائیں گے. ایک اور سوال, یہ پرویز خٹک صاحب نے یہ جو ہے اعتراض, ذرا یہ سن لیجئے, اس کے بعد پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ اعتراض درست ہے, کیا واقعی گور صاحب کے پاس پاکستان تحریک انصاف کی ممبرشپ تھی یا نہیں تھی, کیونکہ اس حوالے سے جو سوال پرویز خٹک صاحب نے اٹھایا آپ کو سنواتے ہیں. میں گور خان کا یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ کیا اس کے پاس ممبرشپ کارڈ ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ اس نے ممبرشپ کارڈ ہی نہیں, اس کو پارٹی کا سر پیر ہی نہیں پتا, وہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہے, تو اس کو سربراہ بنا لیا. مزے کی بات ہے, پھر جمہوریت کو بھول جائیں. خیال میں پچھلے 10-12 سال سے جو الیکشن انہوں نے کرائے سارے جعلی ہے, میں سب کا گواہ ہوں. جی نیازی صاحب, کیا وہ پارٹی ممبر ہے؟ کیونکہ یہ بڑا عجیب سا انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ وہ تو پارٹی ممبر ہی نہیں ہے. وہ ساری فارمیلٹیز پوری کر لی ہے نا آپ لوگوں نے. میں ایک تو پرویز خٹک صاحب کا یہ جواب دوں کہ یہ کہتا ہے کہ جی پہلے الیکشن بھی سارے جعلی تھے. کیا پرویز خٹک پروونس کے پریزیڈنٹ نہیں رہے؟ کیا اس الیکشن پروسیس کا جو 2012 میں ہم نے کرایا حصہ نہیں رہے؟ کیا جو نامینیشن پیپر, ایک نامینیشن پیپر کو میں چیک کروا سکتا ہوں کہ ہمارا جو ساتھ ویریفائڈ لسٹ تھی اور تمام کارڈ اس سب کے ساتھ موجود ہیں, پرپوزر سیکنڈر کے اور جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے. اب پرویز خٹک صاحب آگے ایک پارٹی سے باہر بیٹھے ہیں تو وہ 100 اعتراضات کر سکتے ہیں. اگر کوئی اعتراض ہوگا لیگل تو آئیں, بسم اللہ, آپ کے لیگل جنگ لڑیں ہمارے ساتھ. جہاں بھی آپ فورم آپ کے پاس موجود ہے آپ آ کے دیں. پی ٹی آئی تو پہلے بھی جمہوری پروسیس کا حصہ بننا چاہتی ہے اور یہ جنگ وہ جمہوریت کے لیے لڑ رہی ہے. پہلے بھی جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں, کوئی وائیولیشن نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کی. اچھا, چھوٹی چھوٹی ارریگولیٹریز پہ ہمیں الیکشن میں دوبارہ واپس کیا گیا کہ جی آپ دوبارہ یہ کر لیں. تو باقی پارٹیاں تو میں نہیں کہتا, آپ نے ٹھیک کہہ دیا کہ آپ نے وہ سارا سنا دیا. سو سر, یہ جو کیئر ٹیکر اس وقت چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے گوہر صاحب, ان کی ممبرشپ ہے نا؟ یہ بھی سوال انہوں نے اٹھایا. یہ بس عجیب سا ٹیکنیکل سوال لگا, لیکن اس کو کلیئر کر دیں اس وقت. جی ہے, ان کی ممبرشپ. اچھا, اور اس وقت عمران خان صاحب کا ٹیکنیکلی عہدہ کیا ہے جماعت میں؟ کیونکہ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی وہ ہے کیئر ٹیکر ہی صحیح گوہر صاحب, تو عمران خان صاحب کا کیا اس وقت عہدہ ہوگا جماعت کے اندر, یا ان کا کیا ٹائٹل ہے؟ دیکھیں نا, عمران خان اس پارٹی کے فاؤنڈر عمران خان ہی ہیں, اور آپ نے گوہر علی خان صاحب کا بیان میرا خیال میڈیا پہ سن لیا کہ میرے پاس ان کا جو عہدہ امانت ہے, کیونکہ پارٹی عمران خان ہی نے بنائی, اس کے فاؤنڈر ہیں, اور ویژن بھی اس پارٹی کے عمران خان نے دیا ہے. اگر یہ سارے جو کیسز عمران خان کے خلاف ہیں تو پھر ایک جمہوری پروسیس میں ہم جائیں گے اور جمہوری پروسیس کے ذریعے دوبارہ الیکٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اگر اکبر بابر صاحب یہ چیلنج کرتے ہیں تو یہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار ہے کہ شاید جو پارٹی کا نشان ہے بلہ, وہ آپ کے لیے بچانا مشکل ہو جائے. یہ آپ کو لگ رہا ہے قانونی طور پہ کیا یہ پاسبلٹی ہے, یہ کہیں ہے آپ کی اس کے اندر اسٹریٹجی کے اندر کہ بھئی یہ کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے, کیونکہ تمام کام جو ہے وہ ہماری پارٹی پروسیجر اور کانسٹیٹیوشن کو فالو کر رہی ہے, اور ہمیں انشاءاللہ ایسے کوئی ڈر نہیں ہے کہ بلے کا نشان پہ پارٹی الیکشن میں داخل نہیں ہوگی. انشاءاللہ بلے کے نشان پہ یہ پی ٹی آئی الیکشن میں انٹر ہوگی. بہت شکریہ. نیاز اللہ خان نیازی صاحب, چیف الیکشن کمیشنر تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن, ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ان سے بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے لے لیا جائے گا. قانونی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ لیگلی ٹیکنیکلی وہ ساؤنڈ ہے. الیکشن کمیشن پاکستان میں جب اس کو چیلنج کیا جائے گا تو وہ پروسیجر کے حوالے سے, رولز کے حوالے سے جواب دینے کو تیار بھی ہیں اور شفافیت دکھانے کو تیار بھی ہیں. اب دیکھتے ہیں معاملہ آگے کہاں جاتا ہے. ابھی بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے پی ایم ایل این کے اندر ہم نے دیکھا نارووال کے حلقے کے اندر 2 ہیوی ویٹ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے ہیں. دانیال عزیز صاحب بریک میں کہ اس پار ہمارے ساتھ ہو گئے, ان سے جانیں گے کہ کیا معاملات ہیں, کیونکہ پوری پی ایم ایل این آج احسن اقبال صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। इलेक्शन जूं जूं करीब आ रहे हैं, इंतखाबी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है, साथ साथ टिकट्स की तकसीम के ऊपर भी हर सियासी जमात के अंदर कोई ना कोई अनबन की सूरत हाल होती है। इस वक्त हमने देखा कि दानियाल अजीज साहब और एहसन इकबाल साहब के सामने यही सूरत हाल है। इस वक्त नारोवाल के हल्के में दोनों की आपस में ठनी हुई है। ये बात शुरू हुई जब एहसन इकबाल साहब ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक सेमिनार किया। दानियाल साहब ने उसके बाद जवाब दिया कि किस तरीके से उस हल्के के अंदर जो है प्राइस कंट्रोलिंग और सारे मामलात एहसन इकबाल की वजह से महंगाई बढ़ी है। इन दोनों की आपस की नोकझोंक में हमने आज देखा कि पूरी पीएमएलएन जो है एहसन इकबाल साहब के साथ आकर खड़ी हो गई और शो कॉज नोटिस जारी कर दिया दानियाल साहब को। हम आपको पहले सुनवाते हैं कि आपस में ये मामला है क्या और उसके बाद फिर वो शो कॉज नोटिस भी दिखाएंगे। जरा सुनिए कि ये इशू क्या है। मुस्लिम लीग नून भी मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में मजबूत बल्दियाती निज़ाम पे यकीन रखती है। मिलकर अगली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर करवाएंगे जिससे लोकल गवर्नमेंट्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। 16 महीने ये महंगाई का तूफान बरपा हो रहा था, पाकिस्तान की रिकॉर्ड महंगाई हो रही थी। उस दौरान एहसन इकबाल साहब नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी उसके हेड थे। अवाम तो इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही है कि इसमें कैसे वो आगे चलें, जिंदगी कैसे बसर करें, 2 वक्त की रोटी कैसे खाएं। तो बजाय उस चीज का जवाब देने का ये हमें मुकामी हुकूमतों के बारे में बताना शुरू हो गए, जबकि फील्ड में हमें इस चीज का सामना करना पड़ा। तो उसके बारे में थोड़ी रोशनी डाले ना, क्या किया इन्होंने 16 महीने। दानियाल साहब खुद अपना मजाक उड़वा रहे हैं, बड़ा गैर जिम्मेदाराना उनका बयान है। प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की जिम्मेदार नहीं होती। आपको भी मालूम है कि इन्फ्लेशन का जो दारोमदार है वो आपके एक्सचेंज रेट के ऊपर होता है, वो उसका ताल्लुक आपके पीयूएल प्राइसेस पे होता है, उसका ताल्लुक आपकी यूटिलिटीज की प्राइसेस के ऊपर होता है। इनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो वजारत मनसूबा बंदी के दायरे कार में आती है। हाँ, वो मेरा ख्याल है कि उनको शायद एतराज इस पे है कि हमने उन लोगों पर एतराज किया जिनको वो टिकट दिलवाना चाहते हैं, और वो लोग जिनको वो टिकट दिलवाना चाह रहे हैं उन्होंने 2-2, 3-3 दफा वफादारियां बदली हैं। उसके बाद हमने देखा कि आज पीएमएलएन का जो टिकट रिव्यू का इजलास था उसके बाद बाहर आकर राना सनाउल्लाह साहब के साथ एहसन इकबाल साहब खड़े थे और वहां पर आके राना सनाउल्लाह साहब ने अनाउंस किया कि शो कॉज नोटिस सर्व किया जा रहा है दानियाल साहब को। उनको गुफ्तगू करते हुए एहतियात करनी चाहिए। दानियाल अजीज ने पिछले दिनों में बयानात दिए हैं, उनका सख्ती से नोटिस लिया गया है। उन्हें आज शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया है। इस बात की वजाहत करें कि जो उन्होंने बात की है क्यों ना उनके खिलाफ जो है वो पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक जो है कार्रवाई की जाए। और ये शो कॉज नोटिस पर बाद में ट्वीट भी कर दिया गया। इस पर कहा गया है कि गैर जिम्मेदाराना बयान से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है। अगर कोई शिकायत है तो पार्टी की आदत को चाहिए है कि वो मुतल्लिका फोरम के ऊपर आकर गुफ्तगू करे। हमारे साथ दानियाल अजीज साहब मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब। ये शो कॉज नोटिस आपको वसूल हो गया है सर, और ये नौबत यहां तक आई क्यों? ये पार्टी के अंदर मामला सॉल्व नहीं हो पाए। यूजली टिकट के इश्यूज के ऊपर होते हैं आगे नोक झोंक, लेकिन यहां पर पार्टी कोई ना कोई मीडिएट करके इशू में रास्ता निकालती है। यहां तक मामला आए कैसे? ये तो पार्टी पे मैसर है ना जी। ये शोकाज नोटिस आप बता रही है, मुझे तो अभी तक मिला ही नहीं है, ना मैंने देखा है। तो जब मैं देखूंगा तो इसका जवाब दूंगा। लेकिन असल मसले पे आए ना जी, जो ये कह रहे हैं कि पार्टी की साख को, अगर आपके बकौल ये कह रहे हैं कि पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है, तो क्या महंगाई से पार्टी की साख को नुकसान नहीं पहुंचा? कहने का मकसद ये है कि इस वक्त इलेक्शन में बजाय कि हम इस चीज के ऊपर सारे सर जोड़ें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल में ये जो आइंदा ये जेपरडाइज हो जाएगा इस पूरे मामले में, या उसका फ्यूचर का अभी तयन होना है? देखें जी, ये सारे फैसले 13 ऐसे ही हो जाने, उसके बाद क्या। लेकिन ये इशू उससे बहुत बड़ा है महंगाई का, और मुझे अल्लाह ताला ने जिंदगी दिया है, और मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उनको पता है कि मेरे अभी माजी में मेरे वालिद साहब भी चले गए इस दुनिया से, मेरी अम्मी भी चलेगी, मेरी बहन भी चलेगी, मैं खुद मार के बचाऊं। और इसके बावजूद जो है बजाय कि ये इसको कोई नरमी दिखाएं और दलाइल के साथ बात करें, तो ये समझते हैं ये जो दोनों राना एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह है, ये जो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, ये तो मैं नहीं समझ में कोई इतनी अहमियत है। मैंने तो देखा नहीं, जब मैं देखूंगा तो मैं जवाब दे दूंगा। चलिए सर, लेकिन आपको लग रहा है कि अब आपका टिकट खतरे में है? क्योंकि ये पॉलिटिक्स है ना सर, इलेक्शन होने वाला है। मैं इसलिए स्पेसिफिकली सवाल पूछ रही हूँ आपसे, या शायद वो खतरे में इस वजह से भी आप ये बात करें, ये भी कहती है पार्टी के भाई चूंकि आपके मर्जी के कैंडिडेट
हो जाती है, टिकटों के फैसले हो जाएंगे, हम फिर प्रोग्राम कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि आप असल बात पे तो आना नहीं चाहती। सर, असल बात ये है कि आपकी जमात ने कह दिया है कि आपकी जमात जो है उसने आपको शो कॉज नोटिस दिया, उस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहती थी। आपने कहा वो देखा नहीं है, तो फिर मैं उसके जो अवामिल है उस पर बात कर रही हूँ। यही बात तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं। फिर कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इशू है महंगाई का, उसके ऊपर तो आप बात करें ना जी। जो अवाम का इशू है, जिसमें अवाम शिकस्त और रेख्त हो गई है, जिसमें वो लाउमीद हो गए हैं, जैसे आप खुद कह रही हैं, जैसे तमाम सर्वेज कह रहे हैं कि 70, 74, 76% अवाम का नंबर 1 इशू ये है, तो उसके ऊपर फिर ये मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है तो उनसे कम से कम उगलवाएं कि भाई आपका क्या प्लान है, इसके बारे में कौन जिम्मेदार है, किस तरह से आगे चलना है। सर, वो तो कहते हैं हमारे पास इकोनॉमिक प्लान है, वो आप कह रहे प्लान नहीं है क्या उन लोगों के पास? वो तो कहते हैं हमारे पास। किधर है वो प्लानिंग? ये प्लान का लफ्ज आपने अच्छा किया, क्योंकि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वालों ने इसे तो 40% हो गई थी, तो अब इसका क्या करना है आगे? ये नागुज़ीर हो चुका है अवाम के लिए। सो ये स्ट्रैटेजी फेलियर कहाँ है कि ये क्यों नहीं बता पाए? बिकॉज जाहिर सी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, इसके अलावा जो बाकी बयानिया सेट भी होता है, तो ये आपने कहा कि जी अवाम को समझ नहीं आ रही कि ये महंगाई क्यों हुई है, ये बता क्यों नहीं पा रहे? कहाँ स्ट्रैटेजी फेलियर है? ये आप उनसे पूछे ना जी। अगर वो कह रहे हैं कि पीटीआई जिम्मेदार है, तो फिर अवाम सारी नून लीग को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे दानियाल अजीज साहब, वो हम जाएंगे। उनका ये कहना था जी कि इस वक्त जो पूरी पीएमएलएन के हवाले से जो उनको शोकॉज नोटिस दिया गया है वो उन्होंने देखा नहीं है। जैसे ही देखेंगे, उनको मौसूल नहीं हो, उसका जवाब दे देंगे। बहरहाल वो कह रहे हैं कि टिकट के मामला नहीं है ये 13 तारीख के बाद जब क्लैरिटी आएगी उस पर फिर वो बात करेंगे। अभी हम एक ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो गजा की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। आरजी जंगबंदी के बाद हमने देखा कि गजा के अंदर दोबारा इसराइली जो फोर्सेज हैं उनकी तरफ से गोलाबारी और जंग रिज्यूम कर दी गई है। सूरत-ए-हाल ये है कि इसराइली फौज जो है उस वक्त से बमबारी कर रही है, इनोसेंट सिविलियंस को वहां पर निशाना बना रही है, और खासतौर पर जो वहां खवातीन और बच्चों के साथ एक बड़ी ही टारगेट किलिंग की सिचुएशन है, वो बड़ी तशवीशनाक है। और ये बात हम नहीं कर रहे, ये सदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्वीट किया, और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि वो खास तौर पे इस लड़ाई के बाद बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं, क्योंकि हेल्थ सिस्टम बिल्कुल क्रिपल हो चुका है इस वक्त गजा के अंदर, और जो तमाम जो लोग हैं वहां पे वो ना उनके लिए अस्पताल हैं, ना उनके लिए हॉस्पिटल बेड्स हैं, और इसकी वजह से जो वहां पे लोग हैं उन तक हेल्थ केयर की सिस्टम की चीजें नहीं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा है कि सीज फायर की जरूरत है और फौरन सीज फायर की जरूरत है, और खासतौर पर जो बच्चों के खिलाफ वहां पर जिस तरह हमले हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों का बाकायदा जेनोसाइड हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदादे जो इंसानी हकूक की जो तंजीम है उसने इसराइली जारियत की मुजम्मत भी की है, और वो कहते हैं कि ये काबिज है इसराइली, और यहां पर लोगों को जबरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो दुनिया भर की जो तमाम इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं वो चीख चीख के बता रही है कि इस वक्त गजा के अंदर किस तरह से जेनोसाइड किया जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के कानों पे इस वक्त जूं तक नहीं रेंग रही। सो ये इस वक्त सूरत हाल है गजा के अंदर, जो वहां पे बच्चे हैं, खवातीन हैं, हेल्थ केयर के मामलात हैं। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जब ये जंग बंदी मामला भी है तो क्या आगे भी लगता है कि ये सिलसिला इस तरह से चलेगा? ये पूरी आलमी ताकतें कल COP28 के लिए मिली हैं, लेकिन इतने बड़े इशू के ऊपर हमने देखा कि कोई रेजोल्यूशन हुआ नहीं। मंसूर साहब, इस वक्त क्या सिचुएशन है, इस वक्त क्या अपडेट है, वहां पे क्या खबरें हैं, क्या आगे प्रोग्रेस है? कतर जो है उसने तो जोर लगाया है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे जो इंसानी जाने हैं उनका जाना रुका नहीं। देखिए जी, COP28 में जो लोग जमा थे उनका एजेंडा तो यकीनन अपने माहौलियात के वो मसाइल थे जो वो समझते हैं कि शायद इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मसाइल हैं, और इसराइल का जो वफद वहां के सदर की सरबराही में वहां शरीक हुआ है, उन्होंने यकीनन अपने एजेंडे में बात की है, अपने कैदियों के हवाले से, अपने दीगर लोगों के हवाले से, जगबानियों की रिहाई के हवाले से। वहां नहीं कोई आवाज उठाई गई तो वो निहत्ते फलस्तीनियों, बेचारे मजलूम फलस्तीनियों के हवाले से कोई नहीं उठाई गई। और यहाँ पे इस वक्त जो जंगबंदी के बाद की जो सूरत हाल है, जंगबंदी खत्म होने के बाद जितने बड़े पैमाने पे अभी वहां पे तकरीबन 300 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं, और आज 3 सहाफी भी जो हैं वो इस तुर्क के इदारे के वो इस गोलाबारी का निशाना बने हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि जो मोसाद का एक वफद कतर में इस सीज फायर को मजीद बढ़ावा देने के लिए नेगोशिएशन में मसरूफ था, बाय द टाइम वी स्पीक नेतन्याहू ने उस वफद को कतर से वापस बुला लिया है, और इस वक्त एक लिहाज से बिल्कुल बैक टू स्क्वायर वन चले गए हैं। सीज फायर का कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो पैरेलल डिप्लोमेसी हमें अमेरिका की तरफ से देखने को मिल रही है कि जो उनके कमला हारिस हैं नायब सदर, उन्होंने सदर सीसी से मुलाकात की है,
اور انہوں نے امریکہ کی طرف سے یہ کنسرن پہنچایا ہے، خاص طور پہ اسرائیل کا جو ایجنڈا کہ فلسطینیوں کو زبردستی وہاں سے ڈسپلیس کیا جائے، وہاں سے نکالا جائے، بالکل یہ وہی ریپیٹیشن ہے کہ جس طریقے سے ماضی میں 48 اور 47 میں وہاں سے لوگوں کو فورسبلی نکالا گیا تھا اور ان کو بڑے پیمانے پہ ڈائسپورا کی شکل میں دنیا بھر میں جو ہے وہ در بدر کے ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور آج تک جو ہے ان کا مسئلہ جو ہے وہ مختلف ایوانوں، قراردادوں اور اس کے درمیان ایک شٹل بنا ہوا ہے۔ منصور صاحب، کچھ ہاسٹیجز جو ہیں وہ تو ان کا تبادلہ تو ہوا ہے، لیکن بھی مزید ہاسٹیجز دونوں سائڈ پہ موجود ہیں اور فلسطینی ہاسٹیجز زیادہ ہیں اسرائیل کے پاس ایز کمپیئر ٹو جو حماس کے پاس ہاسٹیجز ہیں۔ اس معاملے پہ پیش رفت ممکن ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، جو فلسطینی ہیں وہ تو باقاعدہ قیدی ہیں، ان کو تو اسرائیل نے اپنے پاس مختلف ہیلو بہانوں سے اسیر بنا رکھا ہے، اور یہ جو لوگ یرغمالی ہیں اس وقت اس میں سویلین نمبر آف پیپل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ تقریباً 134 یرغمالی یا پریزنر آف وار اس وقت حماس کے پاس موجود ہیں، اور وہ تقریباً تمام کے تمام جو ہیں وہ یونیفارم پرسن ہیں مختلف رینکس اینڈ فائل کے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کو اپنی جان پہ بنی ہوئی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ایک بہت بڑی ہیوی بارگین چپ ہے اس وقت حماس کے ہاتھ میں کہ وہ ایک اگر فوجی کے بدلے 1000 بندہ رہا کروا سکتے ہیں تو یہ 136 کے بدلے تو یقیناً وہ ہماری جیلیں خالی کر دیں گے۔ تو یہ اس وقت پریشر ڈالا جا رہا ہے حماس پہ کہ وہ فوری طور پہ ان یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے بات کریں اور ان ون گو کریں، یعنی یہ نہیں ہے کہ 2-3 چھوڑ دیے پھر 2-3 چھوڑ دیے۔ اور اس سے پہلے بھی یرغمالیوں کے حوالے سے جو ڈیل تھی وہ حماس نے ڈکٹیٹ کروائی تھی کہ ان کے ایک اسرائیلی کے بدلے ایک فارنر کے بدلے جو ہے وہ 3 فلسطینی جو ہے وہ رہا ہوئے تھے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ اس وقت جو یرغمالیوں کا معاملہ ہے اس پر بھی اسرائیل جو ہے وہ اپنی روایتی خباثت جو ہے اس کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جو باتیں ان کے ساتھ حماس کے ساتھ طے کی گئی تھی ان قیدیوں کو چھوڑنے کے بجائے جیلوں سے جو ریسنٹلی ابھی غرب اردن میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جو فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں وہاں پہ ریسنٹلی گرفتار کیے گئے لوگوں کو چھوڑ کے صرف ایک نمبر آف پیپل شو کیا جا رہا ہے۔ حماس کے وہ ریکوائرڈ لوگ جو پچھلے 22 سال سے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور ان پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، وہ صرف ایڈمنسٹریٹو ڈیٹینشن نامی جو ان کا ایک نام نہاد ہتھیار ہے لوگوں کو کنٹین کرنے کا، اس کی آڑ میں وہ جیلوں میں گل رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت وہاں پہ ان یرغمالیوں کے حوالے سے، اور جو سیز فائر کا معاملہ ہے اور بالخصوص اسرائیل بار بار اس چیز کا جو اعادہ کرتا ہے کہ ہم حماس کو ختم کر کے دم لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا ایجنڈا واضح کر چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خطے کے وہ ممالک کے جو اپنا سیاسی اور سفارتی وزن جو ہے وہ حماس کے پلڑے میں ڈالے ہوئے ہیں وہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ منصور جعفر صاحب۔ اس پورے معاملے میں جو آئرنی وہ یہ ہے کہ دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے، لگ نہیں رہا کہ پچھلے جو 2 مہینوں کے اندر صورتحال تھی مڈل ایسٹ کے اندر جس طرح کے فلسطینیوں کا خون بہا ہے اور جس ارزاں طریقے سے بہا ہے، نہ تو اس کی طرف دنیا کی اب توجہ ہے، وہ اپنے آگے جو مزید معاملات ہیں ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ جو فوکس ہے وہ وہاں سے شفٹ ہوتا جا رہا ہے، عالمی طاقتوں کا بھی، میڈیا کا بھی، سوشل میڈیا کا بھی، ایکٹیوسٹ کا بھی، اور اس میں جو سارا معاملہ ہے، جو ساری صورتحال ہے وہ آ کر اس کا نشانہ بنیں گے وہی معصوم فلسطینی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔